गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, साइकोलॉजी का एक जनरल टॉपिक था। आज की क्लास से हम लोग बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। देखिए, कल जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपने कई बच्चों ने सेशन में पार्टिसिपेट किया, अच्छे आंसर्स किए, तो वो काफी सिंपल क्वेश्चंस थे, आप इजीली उनको आंसर कर पाए। अब जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न जो रहते हैं उनकी प्रकृति, उनकी नेचर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार की होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारी क्लासेस को आप टाइमली अटेंड कर पाएं, सारे जो भी पॉइंट्स मैं बोलती हूँ उनको आप अच्छे से याद रख पाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास। देखो, सबसे पहले ये जो टर्म है बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आसानी से आपको समझ में आ रहा है बच्चे का विकास। बाल विकास यानी कि बच्चे का विकास। लेकिन यहाँ जब हम बाल विकास को पढ़ रहे हैं तो किस रूप में पढ़ रहे हैं? ये मनोविज्ञान की एक शाखा भी है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जैसे हमने सारी शाखाएं पढ़ी थी, वहाँ एक शाखा मैंने आपको विकासात्मक मनोविज्ञान बताई थी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बताई थी, वैसे ही एक शाखा है हमारी बाल विकास। तो इसको डिफाइन किया किस प्रकार से गया है, कैसे इसे परिभाषित किया है मनोवैज्ञानिकों ने, वो हम देखेंगे। पहले दो परिभाषाएं यहाँ मैंने शॉर्ट में मेंशन करी हैं। पहली परिभाषा है बर्ग की। बर्ग एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रही, खासकर विकासात्मक क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और इनकी ये परिभाषा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। देखिए, जन्म पूर्व अवस्था से कहाँ तक? परिपक्वावस्था तक। अब समझने की कोशिश करें आप कि हम जब जीवन की शुरुआत की बात करते हैं, लाइफ के शुरू होने की बात करते हैं, तो लाइफ शुरू होती है सिंगल सेल से, एक कोशिका से। देखिए, बहुत ही साइंस का, विज्ञान का छोटा सा पॉइंट है कि माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम से मिलकर के, आधे क्रोमोसोम मदर के, आधे क्रोमोसोम फादर के, दोनों से मिलकर के एक कोशिका का, एक सेल का निर्माण होता है। और वही कोशिका जीव के रूप में, एक बालक के रूप में जन्म लेती है। तो उस कोशिका के बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो पहले 9 महीने मां के गर्भ में होती है, और उसके बाद जन्म लेने के बाद भी समय बढ़ने के साथ लगातार परिवर्तन होते हैं। देखिए, तो यहाँ वर्ग का जो परिभाषा का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो कह रही है कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को किसमें स्पष्ट किया जाता है? बाल विकास में। अब ये स्पष्ट पहले से है कि परिवर्तन होते हैं, ये तो हम सभी समझते हैं, सभी का निरीक्षण है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसा पैदा होता है वो वैसा ही रहता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसमें कई सारे अंतर, कई सारे परिवर्तन आते हैं। अब लेकिन इन्होंने कहा जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था यानी कि गर्भ की अवस्था की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत क्योंकि जीवन के गर्भ में ही हो जाती है, तो उस अवस्था से जब जीवन की शुरुआत हो रही है वहां से लेकर के परिपक्वावस्था तक, परिपक्वावस्था जो यहाँ उपयोग लिया है शब्द, वो इस संदर्भ में है
कि जब तक बालक पूर्णतः परिपक्व हो जाए उस समय तक का जो परिवर्तनों की श्रृंखला है उनका अध्ययन होता है बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में। दूसरी परिभाषा देखें और क्लियरली समझ में आएगा। क्रो एवं क्रो की परिभाषा है गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन। तो बाल विकास वह विषय है जिसमें क्या किया जाता है, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं लेकिन शब्दों का प्रयोग अलग अलग है। जहां इन्होंने जन्म पूर्व अवस्था लिखा है वहीं आप देखें कि क्रो एंड क्रो ने गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था लिखा है। बात वही है कि जहां से जीवन की शुरुआत होती है, गर्भकाल की प्रथम अवस्था या गर्भधारण से, कंसेप्शन से जीवन शुरू होता है और तब से लेकर के किशोरावस्था तक, यानी एक व्यक्ति किशोर जब तक हो जाता है तो उसके अंत तक इस विषय में उनके विकास का या परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अवस्थाएं हम अलग से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ किशोरावस्था की मैं बात करूँ तो लगभग 18 वर्ष की आयु तक हम किसी को क्या कहते हैं, किशोर कहते हैं। तो 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था का काल है। तो किशोरावस्था तक का जो अर्थ है वो ये है। देखिए एक शब्द होता है वयस्क, एडल्ट। एडल्ट या वयस्क वह व्यक्ति है जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है। हमारे यहाँ लीगली कानूनी रूप से मताधिकार का प्रयोग हमें 18 वर्ष का होने के बाद दिया जाता है या करने दिया जाता है। तो उस आधार पर एक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है जब वह 18 वर्ष पूर्ण कर चुका होता है। उससे पहले उसे एक बालक ही माना जाता है। और विशेष रूप से अगर हम बोले तो उस अवस्था का नाम जो 12 से 18 वर्ष की है वो है किशोरावस्था। लेकिन ध्यान रखें कहां से कहां तक, गर्भधारण से या गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से 18 वर्ष तक में जो सारे परिवर्तन आते हैं एक व्यक्ति में, एक बालक में, उन परिवर्तनों का अध्ययन ही किसकी विषय वस्तु है, बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की विषय वस्तु है। देखिए अभी हमने परिभाषाओं की बात करी, दोनों परिभाषा एक ही बात कह रही हैं। शब्दों का चयन हर मनोवैज्ञानिक का कुछ कुछ अलग हो सकता है। अब दो शब्द यहाँ लिखे हैं, वो दो शब्द हैं बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान। देखिए ये दोनों ही मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में प्रचलित हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही हैं, ये प्रश्न आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। तो विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों मिलते जुलते तो हैं, यानी कुछ तो कॉमन है, लेकिन दोनों एक ही नहीं हैं, ये बात आपको समझनी है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो होता है गर्भाधान से मृत्यु तक, यानी संपूर्ण जीवन काल में जो परिवर्तन आते हैं वो किसकी विषय वस्तु हैं? ये परिवर्तन विषय वस्तु हैं
विकासात्मक मनोविज्ञान की या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। देखिए क्लियर सी बात है, ये नहीं होता है कि 18 वर्ष के बाद व्यक्ति में कोई परिवर्तन ना आए। 18 वर्ष के बाद भी कई सारे परिवर्तन हम में होते हैं, आप देख पाते हैं, आप परिवर्तनों को लोगों में देख पाते हैं। तो ये परिवर्तन भी अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन जिस शाखा में अध्ययन किए जाते हैं उसका नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ये एक बहुत ब्रॉड ब्रांच हो गई, यानी संपूर्ण जीवन काल में आने वाले परिवर्तनों को यहाँ पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो आपको मैंने क्लियरली बताया कि गर्भाधान से कहां तक, किशोरावस्था के अंत तक या लगभग 18 वर्ष के काल तक जो अंतर आ रहे हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी, उनका हम कहें कि विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है किस शाखा में, बाल विकास में। तो जैसा मैंने कहा इन दोनों में कॉमन तो है, कुछ कॉमन है, क्योंकि ये गर्भाधान से 18 वर्ष का पीरियड यहाँ भी स्टडी होगा और यहाँ पर सिर्फ वही स्टडी होता है। यहाँ आगे तक का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, यहाँ जीवन के जो आगे का काल है उसका अध्ययन सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो दोनों का क्लियर आपको होना चाहिए कि बाल विकास क्या है और विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। मेरे हिसाब से आप अब इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे विकास के आयामों की तरफ। अगला जो बिंदु हमें डिस्कस करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये दोनों डेफिनेशन में हटा देती हूँ अभी। बर्ग और क्रो एंड क्रो की दोनों डेफिनेशन काफी महत्वपूर्ण है वैसे। अब विकास के आयाम, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की ओर हम चल रहे हैं। देखिए आयाम, भाग, पक्ष, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, कई सारे नाम लिए जाते हैं। विकास की प्रक्रिया जिसमें परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ये काफी लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है, काफी जटिल प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसके पक्षों को, आयामों को पढ़ेंगे कि एक प्राणी के संदर्भ में जब हम कह रहे हैं कि उस प्राणी में कई सारे परिवर्तन जीवन पर्यंत होते रहते हैं, यानी एक जैसा नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। तो किस किस तरीके के बदलाव हैं उनको हम आयामों के रूप में समझ सकते हैं। देखिए पहला आयाम है शारीरिक एवं गतिक विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल यानी शरीर से संबंध है। देखिए शरीर यानी हम समझ सकते हैं आकार, भार, और कार्य प्रणाली। तो जन्म से पहले की तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, यानी गर्भ में क्या होता है उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद आप आसानी से देख पाते हैं कि बच्चे के शरीर के आकार में, उसके भार में और शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली में समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसका वजन कितना कम होता है, 2.5-3 किलो के आसपास वजन होता है। अगर हम रफली बात करें तो
हाइट की बात करें, उसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 19-30 इंच की लंबाई होती है एक शिशु की, जो नवजात शिशु है उसकी। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, उसके भार में वृद्धि होती है, उसके आकार में परिवर्तन आता है और शरीर के अंगों की जो फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, उसमें भी परिवर्तन आता है। तो इन सबको किसमें रखते हैं हम? शारीरिक विकास में। अब साथ के साथ एक शब्द जो अपने पास आ रहा है वो है गतिक विकास। शारीरिक एवं गतिक लिखा है मैंने, तो गतिक का जो संबंध है वो किससे? गति से, मूवमेंट से। तो जो नवजात शिशु है, क्या उसके शरीर में बहुत गति होती है? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकता है? अपने हाथ पैरों को ऐसे 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 पूरी तरीके से, जैसे चाहे कि डांस में जैसे करते हैं वैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर की कार्य प्रणाली में, शरीर के आकार में या अंगों के आकार में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, उसी के साथ साथ क्या होता है, शरीर की जो गति है, मूवमेंट है, उसमें भी परिवर्तन आता है। और इसके लिए विशेषकर मांसपेशियों और हड्डियों में जो मजबूती आती है, या शरीर का जो संतुलन या बैलेंस धीरे धीरे बच्चे में बनना प्रारंभ होता है, वो सब महत्वपूर्ण है। तो गति या गतिक विकास जो है वो संबंधित है शरीर की गति से, जिसके लिए मांसपेशियों का, हड्डियों का सही रूप से सुडौल होना, मजबूत होना जरूरी होता है। और उसके साथ साथ शरीर का संतुलित रूप में गति कर पाना संभव हो पाता है। देखिए, शारीरिक और गतिक विकास पहला आयाम हुआ, जो काफी आसानी से हमें दिखता भी है। बच्चे के शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो आप आसानी से देख पाते हैं कि हाँ, अभी हाइट इतनी सी, अब आपको लगता है कि हाँ हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, या गति भी करता हुआ आपको बच्चा साफ साफ नजर आता है कि अब बैठने लगा, अब घुटने के बल बच्चा चल रहा है, खड़ा हो पा रहा है और सहारे से चल रहा है या सीधे चल पा रहा है। तो ये सबसे आसानी से देखे जाने वाले परिवर्तन होते हैं। अब चलते हैं दूसरे आयाम की तरफ। दूसरे आयाम को नाम दिया है यहाँ मैंने संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान शब्द हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, कॉग्निशन, और कल की क्लास में भी मैंने बात की थी संज्ञानात्मक शब्द की। तो संज्ञान जो शब्द है उसका अर्थ है वातावरण से सूचनाओं का ग्रहण कर उनका उपयोग करने से संबंधित प्रक्रियाएं। तो आपको मैंने बताया था, चिंतन या सोचने समझने की क्षमता, स्मृति की, याद रखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, इन सभी को हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अलावा आपको कुछ शब्द मिल सकते हैं, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये दोनों भी इंटरचेंजेबली उपयोग में आते हैं कि कभी कभी पेपर में संज्ञानात्मक विकास लिख सकते हैं, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास भी लिख सकते हैं। मानसिक विकास यानी मानसिक क्षमताओं का विकास,
बौद्धिक विकास यानी बुद्धि के उपयोग में लेने की क्षमता का विकास। अब देखिए, ये सब संज्ञान या मानसिक क्षमताएं या बुद्धि, ये सब संबंधित है हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से। तो वास्तव में मस्तिष्क के विकसित होने से हम अर्थ लगाते हैं संज्ञानात्मक विकास का। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है एक बालक में, एक व्यक्ति में, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को उपयोग में लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। अब तीसरे आयाम की हम बात करें तो तीसरा आयाम है सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास। समाज, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी, क्या है? देखिए, समाज या सोसाइटी जो है, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा समूह है जो कि कुछ निश्चित प्रतिमानों के आधार पर, कुछ मानकों के आधार पर कार्य करता है। तो सामाजिक विकास यानी बच्चे का अपने आप को उस समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार कर उसके अनुसार अपने व्यवहार को ढाल पाना। एक शब्द होता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। और इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति का अपने आप को अपने समाज का सदस्य मानना और समाज की जो प्रत्याशाएं हैं या समाज के जो मानक हैं उनके अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो पाना। तो देखिए, सामाजिक विकास यानी कि सामाजिकरण का होना, सामाजिक विकास यानी कि सामाजिकरण का होना, यानी बच्चे का अपने आप को अपने समाज के अंग के रूप में स्वीकार कर पाना। अब देखिए, अगर हम बात करें कि एक नवजात शिशु जो है, क्या वह सामाजिक होता है? क्या वह जानता है कि मैं इस समूह का सदस्य हूँ, मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, मुझे समाज के नियमों को मानना चाहिए? तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि नहीं, जन्म के समय नवजात शिशु में यह समझ नहीं होती है कि वह भी समाज का सदस्य है। तो इस संदर्भ में एक कथन है क्रो एवं क्रो का। क्रो एंड क्रो, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। इंग्लिश में ये कथन है, एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड इज नीदर सोशल नॉर एंटी सोशल। तो सामाजिक के लिए शब्द उपयोग में आता है सोशल और असामाजिक के लिए आता है एंटी सोशल। तो देखिए, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, विद्यार्थियों को, कि जब सामाजिक नहीं होता है शिशु, ठीक है, वो समाज की अवधारणा को नहीं समझता है, खुद को समाज से
संबंधित नहीं समझ पाता है तो हम उसे असामाजिक कह सकते हैं। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि असामाजिक या एंटी सोशल वो होता है जो यह जानता है, यह समझता है कि मैं इस समाज का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, लेकिन वो अपने आप को समाज से संबंधित जानते हुए भी समाज के नियमों के, समाज के मानकों के विपरीत कार्य करता है। जैसे कि अपराधी प्रवृत्तियों वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? असामाजिक तत्व कहते हैं ना। असामाजिक तत्व जो भी अपराधी प्रवृत्ति के गुंडे मवाली टाइप लोग होते हैं, उनके लिए कई बार अखबारों में आप देखते होंगे असामाजिक तत्व लिखा हुआ आता है। तो वे ये जानते हैं, ये समझ तो उनमें होती है कि वे समाज से समूह के रूप में उसी समाज में जुड़े हुए हैं, उसका हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी वो समाज के मानकों को, नियमों को या जो भी वहाँ के रूल्स हैं उनको नहीं मानते हैं और उसके विपरीत व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। जबकि जब हम एक नवजात शिशु की बात करते हैं तो वो एंटी सोशल बिहेवियर यानी समाज की मान्यताओं के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है। इसलिए ही क्रो एवं क्रो का ये कथन काफी महत्वपूर्ण है, जहां वो बताते हैं कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। ठीक है। अब सामाजिक विकास कैसे होता है, कैसे एक शिशु जो जन्म के समय समाज को नहीं जानता है या स्वयं को समाज के सदस्य के रूप में नहीं पहचानता है, वह धीरे धीरे कैसे अपने आप को समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है, ये सारी बातें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चौथा आयाम जो है, चौथा आयाम है सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग, संवेग से ही बना है सावेगिक। संवेग या इमोशन क्या है? देखिए, आप, मैं या कोई भी मनुष्य, हम विशिष्ट कर बात करें तो संवेगों को महसूस करता है, संवेगों को प्रदर्शित करता है। अब एग्जाम्पल तो आप समझ पाते हैं अच्छे से कि हम कभी बहुत खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी डरे हुए होते हैं, कभी किसी से ईर्ष्या होती है, कभी किसी पर प्रेम आता है। तो ये सभी संवेग हम महसूस करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। तो मनोविज्ञान में संवेगों का अलग से अध्ययन भी होता है। अब संवेग को एक इन सब में कॉमन जो चीज है कि हंसना, रोना या आवेग प्रदर्शित करना या ईर्ष्या प्रदर्शित करना, इन सब में कॉमन चीज जो है वो ये है कि व्यक्ति जो है उसकी सामान्य स्थिति से, जो सामान्य स्थिति उसकी होती है जब वो कोई संवेग प्रदर्शित नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा उत्तेजित स्थिति में होता है, थोड़ा अलग प्रकार की उत्तेजना प्रदर्शित करता है जब वो संवेगों का अनुभव कर रहा होता है। तो क्या ये संवेग बच्चा जन्म से ही दिखाना शुरू कर देता है? इस मामले में कई सारे मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, वो सब हम पढ़ेंगे जब हम इमोशनल डेवलपमेंट की डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि एक बच्चे में किस प्रकार से संवेग उत्पन्न होना और प्रदर्शित होना शुरू होते हैं, क्या क्या उस बारे में अध्ययन किए गए हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों का कार्य है,
वो सब हम आगे इस बारे में पढ़ेंगे। दो चीजें लेकिन महत्वपूर्ण है संवेगों के संदर्भ में, सामयिक विकास के संदर्भ में। एक तो संवेगों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन, और दूसरा है प्रदर्शन यानी एक्सप्रेशन। तो कैसे संवेग उत्पन्न होते हैं एक बालक में जन्म के बाद, और कैसे उन संवेगों का प्रदर्शन करना वह सीख जाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। संवेगों का प्रदर्शन निर्धारित होता है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार। जैसे कि हमारा भारतीय समाज अमेरिकन समाज से या चाइनीज समाज से अलग है। चाइना की, जापान की संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, अमेरिका की या यूरोप के देशों की संस्कृति अलग है। जापान में अभिवादन का तरीका अलग है, अमेरिका में अभिवादन का तरीका अलग है, हमारे यहाँ अभिवादन का तरीका अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि संवेगों का प्रदर्शन किस प्रकार होगा वो निर्भर होता है कि बालक किस समाज में, किस संस्कृति में पल बढ़ रहा है, या किस समाज और संस्कृति का प्रभाव बालक पर पड़ रहा है। तो परिस्थिति के अनुसार संवेगों को प्रदर्शित करना, यानी किन परिस्थितियों में आप रो सकते हैं, किन परिस्थितियों में हंस सकते हैं, किन परिस्थितियों में क्रोध कुछ स्वीकार्य है, किन परिस्थितियों में आप प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे समाज और संस्कृति से निर्धारित होती हैं। तो सामूहिक विकास में हम बात करेंगे कि शैशवावस्था में क्या परिवर्तन आते हैं संवेगों के संदर्भ में, उसके बाद क्या परिवर्तन आते हैं, और कब संवेग वास्तव में पूर्णतः बच्चा प्रदर्शित करने लग जाता है या सही प्रकार से प्रदर्शित करने लग जाता है। इसके बाद पांचवा जो आयाम है उस आयाम का नाम है नैतिक विकास। नैतिक विकास लिखा है नीचे, मोरल डेवलपमेंट। तो इसके लिए हमें एक शब्द समझना होता है नैतिकता या मोरालिटी। ठीक है, नैतिकता या मोरालिटी क्या है तो डिटेल में तो नहीं अभी, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इन आयामों का, तो उतना सा ही मैं बात करूंगी कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में क्या व्यवहार सही है, क्या व्यवहार गलत है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति के कुछ विशिष्ट मापदंड या स्टैंडर्ड होते हैं जो कि सामान्यतः उसके परिवार, उसके समाज से निर्धारित होते हैं। तो वो हमारी क्षमता जिसके अनुसार हम सही और गलत का अंतर कर पाते हैं, सही और गलत में निर्णय ले पाते हैं, किसी परिस्थिति में सही व्यवहार कैसे है या कैसे किया जाए या गलत क्यों है कोई व्यवहार, इस बात का निर्णय ले पाते हैं। वही हमारी क्या है, नैतिकता है। तो अब ये नैतिकता की हम जब बात कर रहे हैं तो क्या नैतिकता जन्म से हो सकती है क्या? तो सिंपल बात है, नैतिकता का अभी मैंने बोला कि जो निर्धारण है वो समाज के आधार पर होता है। जब हम कह रहे हैं कि एक शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है, अपने आप को समाज का सदस्य वो जन्म से ही नहीं
पहचान पाता है तो जन्म से नैतिक होने की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि सामाजिक ही नहीं है, समाज के बारे में समझ ही नहीं है, तो नैतिकता की समझ होना संभव नहीं होती है। तो एक शिशु जन्म से नैतिकता प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो सही और गलत का अंतर या जो भेद है वो कर पाता है। अब इसके लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन किए हैं। जैसे प्याजे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिनके की संज्ञानात्मक विकास पर जो अध्ययन है, जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है, और साथ के साथ जो नैतिक विकास है उस संदर्भ में भी प्याजे ने अध्ययन किए थे और उन्होंने बताया कि कैसे बालकों में परिवर्तन आते हैं नैतिकता के संदर्भ में। और उसी तरीके से एक मनोवैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, वो भी काफी प्रसिद्ध हैं। कोहलबर्ग ने भी अपने डिटेल्ड अध्ययन किए, लंबे समय तक उन्होंने अध्ययन किए और उन अध्ययनों के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इसी प्रकार जो अन्य आयाम है, ये सभी आयाम, उन सब में भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का कार्य प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि हर आयाम का अर्थ क्या होता है। कल हम शुरू करेंगे विकास के कुछ सामान्य सिद्धांत, ठीक है। विकास की प्रक्रिया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कुछ सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। कल हम उनकी बात करेंगे। वो खत्म करने के बाद हम एक एक आयाम को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आशा है आप सभी को आज का टॉपिक सही से समझ आ रहा होगा, आया होगा, और साथ के साथ आप पढ़ते जाएं। हर मान लें कि 5 से 7 क्लास बाद मैं आपको कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ताकि टॉपिक सही तरीके से आपको समझ आया या नहीं आया इसकी आप स्वयं भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।